वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। डिस्कस करने के पहले ये मैं बता दूं कि लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। सेकेंड पॉइंट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है। थर्ड पॉइंट, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा होने के कारण लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर इट्स ट्रैवल। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी पदार्थीय माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और आप जानते हैं कि साउंड मैकेनिकल वेव्स है, यांत्रिक तरंग है, इसलिए साउंड के गमन के लिए माध्यम चाहिए, जबकि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम नहीं चाहिए। अगर प्रकाश के वेग की बात करें, then the speed of light in vacuum or in free space is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और माध्यम जब बदल जाएगा तो प्रकाश का वेग भी बदल जाएगा। अब देखें हम प्रकाश के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें की पॉइंट्स है, लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होता है। जाहिर है शैडो फॉर्मेशन, जो छाया जो बनता है, अगर प्रकाश जिगजैग रास्ते से चलता तब तो प्रकाश के मार्ग में कोई अगर अवरोध आता तो अवरोध के पीछे का भाग अंधेरा में नहीं होता। तो शैडो फॉर्मेशन। वैसे लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, यह तरंग के रूप में है। और कैसा तरंग है? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंग है। और जो ट्रांसवर्स वेव्स जो होते हैं वो कैन बी पोलराइज्ड। इससे प्रकाश जो है उसका पोलराइजेशन होता है। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बिकॉज लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो फर्स्ट पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स एंड शैडो जो बनता है इस बात की पुष्टि करता है। नेक्स्ट कम टू मिरर्स एंड लेंसेज फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मिरर्स एंड लेंसेज फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इमेजेस कैन बी आइदर रियल इमेज और द वर्चुअल, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, कभी आप तैयार होते हैं, बाहर जाते हो, दर्पण में अपना चेहरा देखते हो, प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में, तो इमेज जो बनता है वो कैसा है? वह काल्पनिक है, वर्चुअल है, क्योंकि वहाँ आप होते नहीं हो। आप ये देखोगे दर्पण के सामने जितनी दूरी पर आप खड़े हो उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब पीछे है, वहाँ आप होते नहीं हो। इसे इमेज, वैसा इमेज क्या हो गया? वर्चुअल हो गया, जहाँ पर वास्तविक रूप से प्रकाश किरणें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद नहीं मिलती हो। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। तब क्या हो जाएगा?
वर्चुअल हो जाएगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको कि ये प्लेन मिरर है हमारा, चलिए प्लेन मिरर, इस पर अभिलंब खींच दो, नॉर्मल नॉर्मल, राइट। और मान लो कि अब यहाँ पे कोई वस्तु है, वो प्रकाश किरणें चलती है और ये प्रकाश किरणें ऐसे लौट जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। और दूसरी किरण मान लो कि लंब रूप से पड़ती है, सी हियर, देखेंगे आप इसको, अभिलंब से पड़ती है, ये किरण जा रही है, और अभिलंब रूप से पड़ता है वो किरण जो है वो उसी दिशा में लौट जाती है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये प्रकाश किरण फिर ऐसे ही लौट जाएगी। अब दो प्रकाश किरणें हो गई, इसके पीछे की ओर बढ़ाइए आप और इसके पीछे की ओर बढ़ाइए, यहां पर कट जाएगा ये। दिस इज द पोजिशन आई विच इज द पोजिशन ऑफ द इमेज। तो यहां पर क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनता है आई पे। यहां पर वास्तविक रूप से किरण नहीं आती है, बल्कि आप रिफ्लेक्टेड रे, अगर इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे 1, इसको 2, तो 1 ये आपका, ये तो इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड रे ये मान लो 1 है और ये 2 है, तो आप इसको पीछे को बढ़ाते हैं, इसको पीछे को बढ़ाते हैं, तब जाके दे कट ईच अदर एट पॉइंट आई। तो यहाँ पर सच पूछिए तो वास्तविक रूप से रिफ्लेक्टेड रेज डोंट इंटरसेक्ट, वो नहीं काटते हैं, और दैट्स वाई द इमेज बनता है प्लेन मिरर में, दैट इज द वर्चुअल इमेज, अनरियल, काल्पनिक, राइट। अब हम रियल का एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं मैं। सी दिस इज द कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है, कॉनकेव। और कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिव सेंटर, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड पोल। ये पोल हो गया ये, और यहाँ पे फिर एक पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कॉनकेव किसी न किसी गोले का ही भाग होगा, जो गोले का भाग होगा तो उसका केंद्र भी होगा, उसे केंद्र को कहेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो कि हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर सी है, और उसके हाफ दूरी पर जो पॉइंट होता है दैट इज फोकस एफ। अब मान लेते हैं कि अनंत से प्रकाश की, जैसे इस मिरर को आप सूर्य के सामने रख देंगे, यू प्लेस दिस कॉनकेव मिरर बिफोर द सन, तो क्या होगा, जितने भी प्रकाश किरणें आएंगी दे आर टेकन टू बी दी पैरेलल टू ईच अदर, वो सारे के सारे पैरेलल होंगे। चूंकि प्रकाश किरणें काफ़ी दूर से आ रही है, सूर्य से आ रही है प्रकाश किरणें, एंड दैट्स वाई दे आर सपोज टू बी द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक प्रकाश किरणें ऐसे आई, और चूंकि पैरेलल है इसलिए ये फोकस से गुजरेगी, राइट। अब मान लो कि दूसरी प्रकाश किरणें इधर जा रही, देख लीजिए ये ऐसे है, दिस वन, ये रे नंबर 1, ये रे नंबर 2। अब क्या होगा, ये लंब रूप से पड़ेगी, इधर तक लौट जाएगी ये। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ये है एक, और एक दूसरा है ये। अब यहाँ पर 1 2 लिख देता हूँ मैं, 1 और 2, दोनों वास्तविक रूप से एफ पर काटती है। एंड दैट्स वाई द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, image of any object kept at infinity far away from the mirror forms at focus, और ये पे डायरेक्टली रियली प्रकाश किरणें मिलती है, एंड दैट्स दिस इज एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। तो यहाँ पर एग्जांपल्स कैसा हुआ, ये वर्चुअल, वर्चुअल काल्पनिक, वर्चुअल काल्पनिक, यहाँ पर क्या हुआ, रियल, रियल इमेज। ओके, next, the refracting surfaces of all types obey the laws of reflection. The refracting surface obeys the laws of refraction. स्वाभाविक है, जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाएगी तो रिफ्लेक्शन हुआ ये। और जब माध्यम परिवर्तन से क्या होता है कि प्रकाश किरणें एक माध्यम चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो चूंकि दोनों माध्यम
नेचर अलग अलग है, इससे दोनों माध्यम में वेलोसिटी का मान अलग अलग होगा। दिस इज द केस ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ प्रकाश का अपवर्तन का मतलब हुआ कि प्रकाश के लिए एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पुराने पथ को छोड़कर नए पथ को अपना लेती है, बिकॉज वेलोसिटी का मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। दैट इज रिफ्रैक्शन। ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ, और जब प्रकाश किरण चलकर उसी माध्यम में किसी तरह से टकरा कर लौटती है, जिससे रिफ्लेक्शन। और दोनों के नियम है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन की बात करें, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो दो लॉ है, आप जानते हो कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। I इज इक्वल टू आर। आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों का मान बराबर होता है। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में भी दो होगा, इसमें भी क्या होगा? इंसिडेंट रे हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। यहां पर क्योंकि माध्यम परिवर्तन हो, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, और यहां भी नॉर्मल होता है। तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ऑल लाई इन वन प्लेन, सेम प्लेन। यहां पर क्या होगा? सेकेंड जो है वो साइन आई बटा साइन आर इज ए टर्म म्यू। अब म्यू को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वर्तनांक, माध्यम का वर्तनांक। आई के यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। आपतन कोण और अपवर्तन, वर्तन कोण। परावर्तन में क्या होगा? आपतन कोण था और परावर्तन कोण था। तो यहां पर क्या हुआ? द रेशियो ऑफ एंगल, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट कॉल्ड म्यू, एंगल ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, वर्तनांक। क्या बोलते हैं उसको? वर्तनांक बोलते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ म्यू विल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर पर निर्भर करता है म्यू का मान। पहला किस पर निर्भर करेगा? कलर ऑफ लाइट, प्रकाश के रंग पर, और दूसरा नेचर ऑफ मीडियम। याद रखेंगे, म्यू विल डिपेंड ऑन टू फैक्टर, वन नेचर ऑफ द मीडियम एंड अनदर कलर। कलर का मतलब हुआ वेवलेंथ, याद रखिएगा। साइंस में कलर का मतलब हुआ वेवलेंथ। तो कोई आपसे ये सवाल मल्टीपल चॉइस में भी तो आ सकता है ना, कि किसी माध्यम का जो वर्तनांक होगा किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो पहला नेचर ऑफ दैट मीडियम, कैसा वो है, पानी है कि शीशा है, केरोसिन ऑयल है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मीडियम। दूसरा, किस रंग का प्रकाश उसे गुजर रहा है। मान लीजिए पानी में रेड है, ब्लू है, येलो है, वायलेट, अलग अलग रंग का प्रकाश गुजरेगा तो म्यू का मान अलग अलग हो जाएगा। या अगर हम क्या करें कि माध्यम को बदल दे और एक ही रंग का पार्ट, तब भी म्यू का मान चेंज कर जाएगा। और दोनों चेंज कर दे, दोनों ही चेंज कर दे, तब भी चेंज कर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आर फॉलोड। एक्चुअली क्या है साइन ऑफ कन्वेंशन? हमारे पास जो कुछ डिस्टेंसेज है, एक यू होता है, यू इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, सॉरी नॉट इमेज, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, एंड भी इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, और एफ फोकल लेंथ, एंड आर रेडियस ऑफ कर्वेचर।
इसको मापने के लिए हमें कन्वेंशन चाहिए। तो इनफैक्ट देयर आर 3 साइन ऑफ कन्वेंशन, 3 होते हैं, ओल्ड, न्यू एंड कार्टेशियन। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, हम ओल्ड न्यू नहीं बल्कि कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। मिरर फॉर्मूला हियर 1/b plus 1/u is equal to 1/f, where f is equal to r/2। याद रखेंगे यहाँ पर क्या है, v इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, किससे, दर्पण से, स्फेरिकल मिरर से। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लंबाई। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखेंगे फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर से कनकेव और द कन्वेक्स इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो फोकल लेंथ जो होगा किसी भी गोलीय दर्पण का, चाहे अवतल होगा चाहे उत्तल होगा, वह है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। The focal length of a spherical mirror is equal to half its radius of curvature। just talk किया हमने, f is equal to r/2 और that's why r will be equal to 2f। यानी radius of curvature of a spherical mirror will be twice the focal length of that a mirror। The magnification produced by a spherical mirror is a ratio of height of image to the height of the object। see here, say you give the symbol m और m is equal to hi/ho। m क्या है, याद रखिए, मैग्निफिकेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है कि जो स्फेरिकल मिरर होगा, कनकेव या कन्वेक्स, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। अंडरस्टैंड? जो भी वस्तु है, वस्तु का जो साइज है, उस साइज से बड़ा इमेज हो सकता है, छोटा हो सकता है, उसी के बराबर हो सकता है। अगर इमेज बड़ा है साइज से, ऑब्जेक्ट साइज से, तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन का मान 1 से ज़्यादा होगा, छोटा होगा तो लेस देन 1 होगा, अब बराबर होगा तो इक्वल टू 1 होगा। ये स्वाभाविक है, ये बता रहा है। एम मैग्निफिकेशन, एच आई स्टैंड फॉर द इमेज, एच हाइट, ओ ऑब्जेक्ट, एच हाइट, आई मीन द साइज। सो नेचुरली व्हाट विल हैपन, एम विल बी ग्रेटर देन 1 यदि एच आई ग्रेटर देन एच ओ, एम इज लेस देन 1 if hi is less than ho, or m will be equal to 1, m will be equal to 1 when hi equal to ho। डीट हो गया, इसे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, m greater than 1 when hi is greater than ho, m less than 1 when hi is less than ho। याद रखेंगे। इसकी इकाई क्या होगी, कोई इकाई नहीं होगी, रेशियो है। क्योंकि जो साइज होगा, हाइट जो होगा, उसकी इकाई क्या होगी, अगर एसआई लोगे तो मीटर होगा, तो मीटर बटा मीटर कट जाएगा। एंड दैट्स व्हाई मैग्निफिकेशन विल हैव नो यूनिट। मैग्निफिकेशन का नो यूनिट याद रखेंगे, इकाई इसकी नहीं होगी। ए लाइट रे traveling obliquely from a denser medium to a rarer medium bends away from the normal। A light ray bends towards the normal when it travels obliquely from a rare to a denser medium। Understand the point? ये हमारा ये क्या है, सरफेस ऑफ सेपरेशन है। सरफेस ऑफ सेपरेशन, सरफेस ऑफ सेपरेशन मतलब ये दो माध्यम को बांट रहा है। ऊपर में माध्यम सपोज करो कि एयर है और नीचे सपोज करो ग्लास है, राइट। और यहां पे कोई पॉइंट पे एक नॉर्मल ले लो, टेक ए नॉर्मल, राइट, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल। अब यहां पे कोई प्रकाश किरण को आपतित कराओ यहां पे, तो यदि दोनों माध्यम एक ही होता तो प्रकाश किरण आगे बढ़ जाती है,
लेकिन माध्यम क्या है, वह है अलग अलग है। और ये पता है कि ये एयर है, एयर क्या है, रेयर है, मतलब एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, प्रकाशीय घनत्व है, वह कम है, और ग्लास का प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा है। उसी को मेजर करेंगे म्यू के रूप में, वर्तनांक के रूप में। तो क्या होगा कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग घट जाएगा। स्वाभाविक है, मान लिया जाए कि अगर किसी क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 10 स्टूडेंट बैठा है, बीच में गैप है, उस पैसेज से आप जा आ सकते हो। यदि उसमें 20 हो जाए तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना दिक्कत होगा। फिर 20 के बदले में 50 हो जाए तब तो क्या होगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाएगा हिस्ट्री में। मीनिंग देयर बाई कि डेंसर का मतलब क्या हुआ कि सीमित वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो ज़्यादा है। वेरी क्लियर, दैट्स वाई प्रकाश क्या होगा, प्रकाश को दिक्कत होगी ट्रैवल करने में, और उसमें उसका वेग घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ईयर है, ये क्या है, रेयरर है। रेयर क्या है, ये रेयर। रेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे, विरल। और ग्लास क्या है, डेंस है, डेंसर। सघन क्या बोलेंगे, सघन। तो क्या होगा, इस माध्यम में वेग क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो क्या होगा, वो आपका इस रास्ते को अपना लेगी प्रकाश की। तो ये क्या है, हमारा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो क्या आपने देखा, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होगा, वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। या अविलंब से, अगर इसके बाहर जाती तब तो अविलंब से दूर चली जाती है, या अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जस्ट इसके अगेंस्ट देख लें आप। से दिस द ग्लास, ये ग्लास है हमारा, ये एयर कर दिया हमने। अगेन यू टेक ए नॉर्मल एयर, फिर नॉर्मल आपने ले लिया, और फिर एक प्रकाश किरण को आपने लिया। तो अगर माध्यम चेंज नहीं होता, ये चली जाती सीधे। इफ देयर इज नो चेंज इन द मीडियम तो सीधे चला जाता। अब क्या है, एयर में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा, एंड दैट्स वाई क्या होगा, इकाई समय प्रकाश अधिक दूरी तय करेगा। प्रकाश का वेग ज्यादा का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में प्रकाश अधिक दूरी तय करेगा, एंड दैट्स वाई प्रकाश जो है वो लंबे रास्ते को अपनाएगा। यहाँ पर आपने क्या देखा कि प्रकाश किरण जब ग्लास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में घुसा, हवा में घुसा, तो अविलंब से दूर भाग गया। और यहाँ पर क्या है, प्रकाश किरण जब रेयर से डेंसर में आया तो अविलंब की ओर मुड़ गया। तो दैट्स वाई रिमेंबर कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। Reverse the case, when ray of light travels from the denser medium to rare medium, it will deviate from the normal, वो अविलंब से दूर चला जाएगा। Next, the refractive index of a transparent medium is the ratio of the speed of light in vacuum to that of in the medium. ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, जो मैंने बताया था म्यू। वहां पर क्या मैंने बताया था, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर क्या है, म्यू जो हमारा होगा, म्यू इज इक्वल टू C0 बाई सी। म्यू इज इक्वल टू C0 बाई सी। यहां पर क्या है, C0 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम, पदार्थीय माध्यम में यह प्रकाश का वेग है, मटेरियल मीडियम। और सी क्या है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium for a given color। तो याद रखेंगे कि निर्वात में प्रकाश का वेग और पदार्थीय माध्यम प्रकाश का वेग दोनों का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और द फ्री स्पेस एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन सम मटेरियल मीडियम इज a constant called refractive index mu, and the value of mu will depend upon the two factors again I am telling you,
the color of the light, that is the wavelength of light, and next one, nature of the medium. In case of a rectangular glass slab, the refraction takes place at both air glass interface and glass air interface. The emergent ray is parallel to the direction of incident ray. See. So this is the glass slab. कांच की पट्टी, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इसको? कांच की पट्टी, ग्लास स्लैब, हिंदी में बोलेंगे इसको कांच की पट्टी। आप देखिए यहाँ पे, यहां तो ग्लास है, ऊपर में क्या एयर है और नीचे में भी एयर है, बाहर में। अब प्रकाश किरण देखिए यहां पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये नॉर्मल ले लीजिए, यहां पे नॉर्मल है ये, और सपोज करो यू टेक एनी रे ऑफ लाइट, ये पड़ा ऐसे, फिर क्या होगा, माध्यम परिवर्तन नहीं होता तो प्रकाश किरण सीधे चली जाती है ऐसे। इफ देयर बी नो चेंज इन द मीडियम, तो चला जाता है ऐसे प्रकाश किरण। अब ग्लास में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा, इसलिए फिर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा ये। देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे, वर्तित किरण की ये दिशा हो जाएगी। यहां पर अगेन यू टेक ए नॉर्मल, यहां पर फिर आपने नॉर्मल ले लिया, ये नॉर्मल है, राइट। अब क्या यहां पे अगर फिर क्या होता, माध्यम परिवर्तन नहीं होता, प्रकाश किरण सीधे चली जाती है ऐसे। लेकिन अब क्या होगा यहां पर, क्योंकि हवा में प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, विलंब से दूर हट जाएगा, तब प्रकाश किरण ऐसे आ जाएगी। याद रखेंगे दिस रे 1, मान लो ये क्या है, इंसिडेंट हो गया, ये मान लो कि रे 2 हो गया ये, और ये तुम्हारा रे 3 हुआ, राइट। 1 क्या है, इंसिडेंट रे, देखिएगा अब क्लियर होगा, डिफिकल्टी हो तो बोलिएगा। इंसिडेंट रे हो गया, 2 क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे, और 3 क्या हुआ, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मतलब क्या हुआ कि अगर पूरी क्रिया को हम देखेंगे तो रे नंबर 1, इसको आप नाम भी दे सकते हैं ऐसे, ए बी सी, और इधर बाहर निकल गया डी, और ए बी इंसिडेंट रे हो गया, बी सी रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और सी डी आपका इमर्जेंट रे हो गया। याद रखेंगे कि इंसिडेंट रे ए बी, रे नंबर 1 इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे सी डी, समानांतर है। ये क्लियर हो गया, दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। पूरी को देखेंगे तो, और सिर्फ यदि हम बी बिंदु को देखेंगे तो क्या होगा, ये इंसिडेंट होगा ए बी, और बी सी रिफ्लेक्टर हो जाएगा। सी बिंदु को अलग से देखेंगे तो क्या होगा, सी बिंदु पर इंसिडेंट क्या हो जाएगा, रे बी सी, और रिफ्लेक्टर हो जाएगा तुम्हारा सी डी। ओके, इन लेंस फार्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f gives the relationship between the object। फिर ये जो अभी देखा था, इसके पहले आपने जो देखा था वो मिरर फार्मूला था, राइट। उसमें 1/v plus 1/u is equal to 1/f, लेकिन ये क्या है, लेंस फार्मूला है, और लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/v minus 1/u is equal to 1/f। 1/f याद रखेंगे कि f इज इक्वल टू r/2। तो आप देख रहे हैं कि मिरर में प्लस है, मिरर फार्मूला प्लस है और लेंस फार्मूला माइनस है, लेकिन जब कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन लगेगा, जब आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यदि आपके इमेज डिस्टेंस दिया हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, फोकल लेंथ निकालना है, या फोकल लेंथ दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन लगेगा, और तब फिर क्या होगा, हमारा जिस चीज़ को निकालना है, जिस 3 में से जिस राशि को निकालना है, उसके साइन को आप नहीं चेंज करेंगे, लेकिन जो गिवन है उस पर यू विल अप्लाई कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन। रिमेंबर, power of a lens is the reciprocal of its focal length. The SI unit of power of a lens is diopter. Say you give the symbol P for the power of the lens. जैसे आप देखते हैं कि
कि आँख में जो डिफ़िकल्टी आती है, जैसे मान लो कि शॉर्ट साइटेडनेस हो, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है। फिर लॉन्ग साइटेडनेस हो, दूरदृष्टि हो, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, ये सब आप जानते हैं। फिर प्रेस बायोपिया हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, जहाँ पे आपका क्या है कि सिलिंड्रिकल लेंस लग सकता है या बाईफोकल लग सकता है। तो वो पावर ऑफ द लेंस जो होता है वो क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो P इज इक्वल टू 1/f। रिमेंबर f मस्ट बी मीटर, f को मीटर में होना है। और यदि फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में होगा तो जब पावर निकालना चाहेंगे तो ऐसे स्थिति में आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। रिमेंबर, तो f इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/f। तो अगर P का यूनिट कोई पूछेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ P की यूनिट क्या है, तो क्या बोलेंगे 1/मीटर, एंड 1/मीटर इज इक्वल टू मीटर माइनस 1, एंड दिस मीटर माइनस 1 इज कॉल्ड डायोप्टर। यही आपका मीटर माइनस 1 डायोप्टर है। यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस में, राइट। यहाँ भी क्या होगा, यू विल कंफ्यूज। तो रिमेंबर दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज द पावर P is equal to 1/f, where f to be measured in meter. In case focal length of a lens is given in centimeter, you have to convert it into the meter to get the power. Remember, clear हो गया ये? और 1/meter means per meter is a diopter, which is the unit of optical power. That's all for this lecture. Thank you.